ओके, पेपर है हमारे पास अक्टूबर नंबर 17। A truck accelerates uniformly along a straight horizontal road. The mass of the truck is, हमें mass given है. The speed of the truck increases from rest to 12 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड. सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो mass है, जो कि 2.0 into 10⁴ kg. स्पीड इंक्रीज कर रही है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है एंड फाइनल हमारे पास आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड. और जो टाइम हमें गिवन है वो मेरे पास गिवन है मेरा बेटा 30 सेकेंड. हमें कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक ड्यूरिंग दिस टाइम. डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. अब हमारे पास दो तीन मेथड है इसको सॉल्व करने के. एक तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास होती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो इसके मुताबिक इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये हमारे पास आ जाएगा मेरा बेटा 1/2 AT स्क्वायर. ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमें पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा. एक्सेलरेशन क्या होता है जी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. फाइनल वेलोसिटी 12 है, इनिशियल तो 0, टाइम हमारे पास 30 है. तो एक्सेलरेशन मेरे बेटे आपके पास आ जाएगा 0.40. तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 1/2 0.40 और टी की वैल्यू लिख लेंगे. आपके पास कितनी मेरा बेटा 30, तो 30 का स्क्वायर ले लें. तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा 180 मीटर. एक तो ये फॉर्मूला है. दूसरा आपके पास मेरा बेटा ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 से इंक्रीज कर रही है और जा रही है 12 मीटर पर सेकेंड. ऐसे केस में अगर हम जनरल फॉर्मूला यूज करें स्पीड का होता है वो डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्पीड इनटू टाइम आएगा. लेकिन यहाँ पे जब 0 से कोई चीज मैक्सिमम होती है तो उसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं. और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू में फाइनल वैल्यू को ऐड करते हैं. इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 है रेस्ट, और फाइनल इसकी 12 है, और इसको 2 पे डिवाइड किया जाता है. और साथ हमारे पास क्या आ रहा है टाइम. तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आएगा. टाइम हमारे पास 30 सेकंड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास आ जाएगा 180 मीटर. क्लियर हुआ बेटे? उसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट फोर्स F by using second law of motion. फोर्स इज इक्वल टू mass टाइम एक्सेलरेशन होता है. mass हमें गिवन है 2.0 into 10⁴. एक्सेलरेशन अभी आपने कैलकुलेट किया, वो कितने आपके पास 0.40. तो काम तो हो गया हमारा. mass है 2.0 into 10⁴ और एक्सेलरेशन है 0.40. दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास आएगा 8000 न्यूटन. क्लियर है बेटा? आगे, टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द ट्रक मस्ट चेंज. एक्सप्लेन व्हाई. हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? सो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी. जब एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो ड्रैग फोर्स लाइक वो स्लो डाउन होने की कोशिश करेगा. तो वहां पे मेंटेनेंस के लिए हमें एक्सेलरेशन या फॉरवर्ड फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे आंसर में लिख लेते हैं as the speed increases air resistance also increases. Air resistance also increases. As the air resistance increases, the truck slow down. As the air resistance
increases, the truck slows down, so the forward force must be increased. So the forward force must be increased to maintain the uniform acceleration. Must be increased to maintain the uniform acceleration. To maintain the uniform acceleration. ये पेन की मोटाई थोड़ी ज्यादा है इसलिए ज्यादा लिखा है, 3 लाइनों में कंप्लीट करना है। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? क्लियर है बेटा ये? ओके और वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है ना, कम तो नहीं आ रही ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, diagram shows a marine cylinder containing a colored liquid. Okay, the marine cylinder contains 82 cubic centimeter of the liquid, and the density of the liquid is this. Calculate the mass of the liquid. मेरे ख्याल में तो कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, आपको सिंपली क्यूबिक सेंटीमीटर को पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैस आपके पास डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। वेल फॉर्मूला तो आप यूज करेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। आपको मैस कैलकुलेट करना है तो इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी तो हमारे पास बिल्कुल ऐसे यूनिट में है, ये लिख लेंगे 950। वॉल्यूम है आपके पास 82 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 100 का क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास लिखा जा सकता है 100 इंटू 100 इंटू 100। ये सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ 82 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा बेटे 0.08 kg। आगे में बताया गया द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द मैरीन सिलेंडर इज 0.094 मीटर। हाइट इतनी है और मैरीन सिलेंडर में मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, तो कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड का फॉर्मूला होता है रो जी एच। तो डेंसिटी हमें हमारे पास गिवन है बेटा 950, जी की वैल्यू 10 होती है और हाइट है आपके पास 0.094। इन तीनों का प्रोडक्ट लेने से आंसर आपके पास आएगा बेटा 893 पास्कल। आगे जी, the true pressure at point X is different from the value calculated in V2. The true pressure at point X is different. इस पॉइंट X पे जो प्रेशर है वो डिफरेंट है फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू। ऐसा क्यों है? तो सिंपली मेरा बेटा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो एक्टिंग एट द टॉप ऑफ द लिक्विड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर is also acting at the top of the liquid. आगे जी, an object is made of steel. It is placed level with the top surface of the liquid in the marine cylinder and then released. The object sinks in the liquid. Okay, explain why the object sinks in the liquid. Because steel is more denser than the liquid. Steel is more denser than the liquid. Okay, describe the volume of the object and describe how the volume of the object cannot be determined. तो record the new volume, मतलब आप उसको G2 का नाम दे देंगे। Record new reading
ऑफ वॉल्यूम, उसको नाम दे दें आप V2 का। when the object was added and subtract, जो ऑलरेडी हमारे पास वॉल्यूम 82 है, जब आप ये स्टील या कोई भी मटेरियल एडअप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो आप दोनों रीडिंग के दरमियान में डिफरेंस ले लें। V2 when the object was added and subtract 82 cubic centimeter from it। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटे? ओके, डायग्राम शो द सोलर सेल दैट यूज रेडिएशन फ्रॉम द सन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कौन सा रिएक्शन होता है सन के ऊपर, उसे मेरा बेटा हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। ओके, a reaction take place in the sun when the energy is released। Describe what happens in this reaction। So 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई करते हैं to form a helium। हीलियम बनाने के लिए सिंपली ये लिख दें आपकी 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई join together to form a helium। form a helium nucleus लिख लें। So during this process some amount of energy is released from the sun। Some amount of energy is released from the sun। आगे, apart from solar cell there are another resources used to earth for which the radiation from the sun is a source। apart from the solar cell, so state the name of one of these energy sources and explain when it is renewable। so fossil fuels, hydroelectric, wind energy, ये हमारे पास मेरा बेटा क्या है रिन्यूएबल। सबके नाम लिख ली। fossil fuels, hydroelectric, wind, these are renewable। आगे जी, state two advantages, the two disadvantages of using solar cells to generate electricity। advantage क्या है मेरा बेटा? solar cell do not cause pollution, they can be produced on roof, be placed on roofs। ओके, डिसएडवांटेज क्या है मेरा बेटा? हमें ये डीसी प्रोड्यूस करते हैं, हमें कन्वर्टर यूज करने पड़ते हैं इसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हमारे लिए कन्वर्टर एक्सपेंसिव हो जाता है। दे प्रोड्यूस डीसी पावर, DC power output and needs AC converter which is expensive। Okay,
सेकंड, द इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, जब आप इसको परचेज करते हो, कॉस्ट इज वेरी हाई and they spread over large area. They spread over large area and take more space. क्लियर हुआ मेरा बेटा? एग्जैक्टली। यहाँ तक क्लियर है बेटे? The molecules of the most liquids are on average slightly further apart than the molecules of a solid. Exactly, kinetic molecular model ये बताता है. State one difference between the molecular structure of solid and a liquid. So there are so many difference. आप कोई भी इसके structure के दरमियान difference बताना चाहें, आप ये लिख सकते हैं. The molecules of solid arranged in the form of a lattice. Just a minute. चले जी. The last tube passes through a stopper and into a glass flask. Shows the flask is completely full of a liquid and there is also some liquid in the tube. Last tube में भी कुछ liquid मौजूद है, glass flask में मौजूद है. The flask is merged in a large beaker of very hot water. At first the level of the liquid in the tube falls, but after a short time it rises. Explain why at first the level of the liquid in the tube falls. So when a liquid is heated, the heat reaches to the glass flask और वो क्या करती है मेरा बेटा, एक्सपेंड करती है. सो द लिक्विड लेवल इनिशियली जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ही कहेंगे. सो व्हेन अ लिक्विड इज heated, the heat first reaches to the glass flask and it expands. So the liquid level initially drops down. So the liquid level initially drops down. Okay, explain why the liquid level in the tube stops falling and starts to rise. So when liquid gets completely hot, liquid gets completely hot, it expands further and rises up. It expands further and rises up. The liquid warms up and expands more than the glass. The liquid warms up and expands more than the glass. It expands more than the glass.
क्लियर हुआ मेरा बेटा? Okay, a silver spoon has thermal capacity of 7.2 joule per degree C. Explain what is meant by thermal capacity. The amount of heat, energy needed to raise the temperature needed to raise the temperature of a substance by 1 degree C is called thermal capacity. Is called thermal capacity. Again, the silver spoon is dropped into a saucepan of boiling water. The internal energy of the spoon increases as its temperature increases from 22 to 100 degree C. Calculate the increase in internal energy of the spoon. तो हमारे पास वो फार्मूला होता है मेरा बेटा, E is equivalent to mc delta T. या हमारे पास थर्मल कैपेसिटी का फार्मूला होता है मेरा बेटा, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. अब एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है तो इसको डेल टी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. E is equivalent to C multiplied by del T. ये हम पे मैथ्स नहीं है, तो C हमारे पास कितनी मेरा बेटा 7.2 शुरू में बताएगी थी थर्मल कैपेसिटी. और डेल टी 100 माइनस 22 तो ये आएगा 78. तो आंसर आएगा मेरा बेटा आपके पास 561.6 जूल. अगला क्वेश्चन मेरा बेटा, स्टेट in terms of atoms what is meant by internal energy. The sum of total kinetic energy and total potential energy of all the molecules of a substance उसे हम internal energy का नाम देते हैं. The sum of total kinetic energy, the sum of total kinetic energy and total potential energy and total potential energy of all molecules of a substance. उसे मेरा बेटा हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का. आगे, the spoon is removed from the boiling water and immediately it begins to transfer energy to the surrounding. The temperature of the surrounding is 22 degrees C. Okay. Sketch a graph how the temperature of the spoon changes with the time from the instant it is removed from the water. हमारे पास जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का उसके लिए एक लाइन लगा लेते हैं, वो 22 डिग्री सी है. अब वो बॉइलिंग वाटर पे है 100 डिग्री सी पे, तो 100 डिग्री सी से जैसे उसको बाहर लगा जाएगा ऐसे ऐसे उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्विवेलेंट टू द सराउंडिंग हो जाएगा, कम होते होते, जिसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं. क्लियर है बेटा? ये okay, visible light is one of the component of electromagnetic spectrum. Okay, in the table picture next to the approximate value of the speed of light, तो 3.0 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड होती, तो ये आएगा मेरा बेटा. तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं भाई. आगे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है लाइट वेव की विच इज 4.8 into 10 पर 14 हर्ट्ज. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन एयर. हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है. So we have a formula V is equivalent to F lambda and lambda is equivalent to V by F.
v की वैल्यू हमारे पास है 3.0 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास 4.8 इंटू 10⁻14। हमारे पास आंसर बनेगा मेरा बेटा वेवलेंथ का 6.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आगे जी, right, it's traveling in an optical fiber that is made up of glass. The glass has a refractiveness 1.5. Explain why the quantity refractive index doesn't have a unit. क्योंकि रेशियो होती है दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान, दो स्पीड के दरमियान, स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के दरमियान, तो इसलिए कोई यूनिट नहीं होता। सो इट इज a ratio between two same quantities। जैसे जब भी रेशियो लेते हैं दो सेम क्वांटिटीज में लेते हैं तो यूनिट्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल। आगे कहा जी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमारे पास फॉर्मूला आएगा मेरे बेटे n इज इक्वल टू c ओवर v। हमें एक्चुअली v कैलकुलेट करना है, तो v विल इक्वल टू c ओवर n। c की वैल्यू होती है 3.0 इंटू 10⁸8 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 1.5। 3 को 1.5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2.0 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। आगे डिस्क्राइब वन यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, फास्ट कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, जिसमें जो फिनोमेना यूज किया जाता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो लिख लिया मेरा बेटा, द सिग्नल that is sent along optical fibers, that is sent along optical fibers in telecommunication, fibers in telecommunication, in telecommunication system, telephone and cable television is in the infrared region, region of electromagnetic spectrum, region of the electromagnetic spectrum. The electrical signals are converted into pulses, of infrared inside the fiber, which can be converted back into electrical signals, which can be converted back into electrical signal. क्लियर हुआ मेरा बेटा यहाँ तक? ओके, आगे जो हमारे डायग्राम शोज अ कन्वर्जिंग लेंस इन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट्स F1 and F2 are each a principal focus। ठीक है जी, ये दोनों प्रिंसिपल फोकस है। ऑब्जेक्ट O is placed between F and the lens। जब भी F and लेंस के दरमियान रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तो ये बात तो क्लियर है मेरा बेटा कि जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी होता है मेरा बेटा। यहाँ से फर्स्ट रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस F में से गुजरती है, सेकंड रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, लेकिन यहाँ से फिर हम इमर्जिंग रेज लेते हैं डॉट लाइंस में, और जहां भी मिलती है और वहां पे हमारे पास आ रहा होता है इमेज। हाय, जिसे हम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का नाम देते हैं। फिर जी क्वेश्चन क्या है मेरा बेटा, ऑन फिगर ड्रॉ टू रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लोकेटेड इमेज। कर लिया। O is moved to the left along the principal that is further from the lens, behind the आ रहा है हमारे पास।
Diagrams, new arrangement, new diagram shown. अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एफ से भी पीछे आ रहा मेरा बेटा, तो इमेज बताया गया है कि कहाँ पे बनेगा। आपने रेज ड्रॉ करनी है। You underline 3 terms below that describe the image shown in 7.2. 7.2 डायग्राम में जो शो हमें करना है, तो मेरा बेटा वो क्या आ रहा है आपके पास। एक तो इमेज रियल है क्योंकि ये राइट साइड पे आ रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट के, बिहाइंड नहीं है। इसके अलावा इमेज अपराइट भी नहीं है मेरा बेटा, ये हमारे पास इन्वर्टेड आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा आ रहा है, तो इसे हम एनलार्ज भी कहेंगे। रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। एक मिनट, अच्छा जी आगे हमारे पास डायग्राम शोज येलो लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ब्लू लाइट एंटर्स टू द प्रिज्म द सेम पाथ एज अ येलो लाइट, जी वाई ओ आर। रेड की स्पीड मैक्सिमम है, यहाँ पे इससे पहले जो येलो लाइट है वो पास हो रही है, उसके बाद ब्लू लाइट की बात की गई है। तो ब्लू लाइट की स्पीड कम होगी, तो इसका मतलब है इसमें जो डिफ्रेक्शन है, बेंडिंग है, वो ज्यादा आएगी। On figure, draw the path of the blue light as it enters, passes through and leaves the prism. चलिए ये वाला पाथ उसका बिल्कुल सेम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बेंडिंग ज्यादा आएगी क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। और जब आप n इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये चीज जब कम होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास ज्यादा आएगा। क्लियर हुई बेटा ये बात। आगे मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप हमें नजर आ रहा है। A diagram shows an uncharged conducting sphere of insulating stand close to a positively charged rod. Okay, insulating stand है, conducting sphere है, positive. The rod and the sphere are not moved. दोनों को move नहीं करें. How to charge using a wire connected to the earth and explain whether the sphere becomes positively charged and negatively charged. The process of charge electroscope by using electrostatic induction आपने करना है। So ये process यहाँ पे लिख सकते हैं आप। When we touch the sphere with the earth wire, तो कंडक्शन से भी कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। When we touch the sphere with earth wire, electrons flow from earth to the sphere, flow from the earth to sphere, sphere to neutralize the positive charge. Disconnect the earth and remove the positively charged rod away from the sphere. देखिए मेथड भी हो सकता है। दूसरा ये कि आप इसके करीब रखें पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि न्यूट्रल है इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव को ये रिपेल करेगा। अर्थ वायर लगाएं, सारा चार्ज जैसे ही ग्राउंड में पॉजिटिव जीरो होता है, इसको आप अवे ले जाएं, तो ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर आप इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो इसको आप टच भी कर सकते हैं, और जैसे आप टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज सारा ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोस्कोप में। उसके अलावा दूसरी वायर को अर्थ वायर के थ्रू आप जीरो करते हैं। डिस्कनेक्ट द अर्थ and remove the positively charged rod away from the sphere. Okay, diagram shows a small black circle that represent a positive charge. Okay, draw the pattern in the direction of electric field in the region around a charge. तो मेरा बेटा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अवे जाती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसके लिए तो मेरा बेटा ये आ जाएगा। आगे ये जो चार्ज Q 7 कूलम इज अलोंग अ वायर इन 5 मिनट, टाइम गिवन है, कैलकुलेट द करंट, तो फॉर्मूला होता है Q over T। चार्ज 7 कूलम है, टाइम मिनट में है, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड में लेके आएंगे तो करंट आ जाएगा आपके पास
0.023 एम्पेयर। आगे जो डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्टरनेटिंग एसी करंट जनरेटर का स्ट्रक्चर गिवन है। द कॉइल one rotation every 0.020 second using the axis in figure 9.2 sketch a graph to show how the voltage output generator varies with the time during a period of 0.040 second। मतलब एक कंप्लीट साइकिल का टाइम गिवन है, आधा साइकिल 0.020 सेकंड में हो रहा है। तुम्हें एक वेव ड्रॉ करनी है, साइनोसाइडल वेव होती है मेरा बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के लिए। सॉरी, यहाँ पे ये जो दो कंप्लीट साइकिल उन्होंने बताए थे, एक कंप्लीट साइकिल होता है 0.020 सेकंड में, तो मुझे फिर इसको इस तरह से ड्रॉ करना होगा कि यहाँ की एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर आके यहाँ पे दूसरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे इसे साइनोसाइडल वेव भी कहते हैं। So, two complete cycles of 0.02 second between 0 and 0.040 second। आगे कीजिए। There is an alternating current in a horizontal wire that is buried in a wall. A builder must miss the wire when drilling a hole in the wall. Okay, the builder places an instrument against the wall that registers a reading when it is close to the wire. The instrument includes the coil, iron core, show the circuit of the instrument close to the wire, surface of wall, डायोड यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। सो जब ऑल्टरनेटिंग करंट पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा जो कि सोलेनाइड को कट करेगा, तो वोल्टेज इंड्यूस होगा जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगी। ये सोलेनाइड भी मैंने आपके पास, सिंपली आप ये आंसर लिख लेंगे मेरा बेटा, इतनी कहानी का। मैग्नेटिक फील्ड is formed due to alternating current, due to alternating current changing magnetic field with the solenoid. So the voltage is induced in the solenoid voltage is induced in the solenoid, which can be read from the voltmeter. Okay, state the name and effect on the component labeled X. कि इस पे क्या इफेक्ट होगा। इस कंपोनेंट का नाम डायोड है और इस पे इफेक्ट ये है कि जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा कि ये करंट को फ्लो करता है ओनली इन वन डायरेक्शन, ये पोर्शन P होता है, ये N होता है। अगर ये पॉजिटिव के साथ अटैच होगा और ये नेगेटिव के साथ तो ही ये अलाउ करेगा। इसका मतलब है जब ऑल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव साइकिल होगा तो ये अलाउ करेगा, लेकिन नेगेटिव साइकिल पे ये इसके करंट को क्या करेगा, रोक लेगा। तो सिंपली द नेम ऑफ द कंपोनेंट इज डायोड। द नेम ऑफ द कंपोनेंट इज डायोड। इट प्रिवेंट्स द करंट फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। It prevents the current from backward flow and allows the flow in one direction only. And allows the flow in one direction only. आगे जी क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक लास्ट है। स्टेट द नेचर ऑफ गामा रेस। गामा रेस की नेचर के बारे में बताएं। तो गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस होती हैं
इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है और एनर्जी हाई होती है. सो गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज. Electromagnetic rays, they are short wavelength high energy rays. They are short wavelength high energy rays. Okay, again the nucleus of titanium TC9943 emits only gamma ray. State any effect on this, the proton number of the nucleus. तो जब गामा रेस की बात होती है तो किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी भी एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता. सो नो चेंज, it stays the same, like 43 protons. The nucleon number, no change, it stays 99. आगे जी. A sample of radioisotope is placed near the radiation detector and count 112 counts per minute is recorded. Sorry, in a laboratory, detector displays a count rate of 16 counts per minute due to background radiation. What is meant by background radiation? I think ये क्वेश्चन आपने मुझे वैसे भी सेंड किया था. तो बैकग्राउंड में जो एनवायरनमेंट में रेडिएशन हमेशा मौजूद होती है उसकी वजह से ये काउंट रेट आ रहा है, हालांकि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद नहीं है. सो द रेडिएशन ड्यू टू एनवायरनमेंट, radiation due to environment in the absence of radioactive sample, in the absence of radioactive sample is called background radiation, is called background radiation. आगे जी हमारे पास a sample of radioactive detector near to the radiation detector counts 112. 112 काउंट कर रहा है, इट मीन्स कि अगर इसमें से 16 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये जो काउंट करेगा रेडिएशन रेडिएटिव डिके की वजह से वो कितनी होंगी फिर आपके पास 96. आफ्टर 18 आवर्स द काउंट रेट इज 28 काउंट्स पर मिनट. ओके, 18 आवर्स गुजरने के बाद काउंट रेट हो गया आपके पास. हमें हाफ लाइफ चाहिए, लाइक हमें हाफ लाइफ टाइम कितना होगा हमें ये बताना है. तो हमें ये देखना है कि कितने आवर्स गुजरने के बाद लाइक ये हाफ होता है. तो अगर मैं 96 का हाफ करूं, मतलब अपनी इसकी इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही, वो है जी आपके पास 96 और टाइम उस वक्त 0 है. तो 28 काउंट्स रेट्स आ रहे हैं हमारे पास. 28 काउंट्स रेट आ रहे हैं हमारे पास 18 आवर्स के बाद. लाइक 96 पे 0 है और 96 का हाफ करूंगा तो 48 आएगा. 48 का हाफ करूंगा तो 24 आएगा. 24 का हाफ करूंगा तो 12 आएगा. 12 में अगेन मैं अगर 16 ऐड करूं तो ये बनता है जनाब आपके पास 28 काउंट पर मिनट. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 18 आवर्स गुजरने के बाद ये चीज आई, ये बताया गया. अब अगर हम फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करेंगे तो वो भी 18 है. 18 से पहले क्या आएगा, मतलब हर एक के दरमियान 6 को ऐड करते जाओ. 12 में से 6 को ऐड,
सेपरेट करेंगे तो ये फिर आ जाएगा आपके पास 12 और ये आ जाएगा फिर 6। तो हाफ लाइफ फिर इसकी हो जाएगी 6। इसके अलावा हाफ लाइफ गुजर टाइम पास करने का फार्मूला हमारे पास क्या होते थे? n इज इक्वल टू n जब हम कैलकुलेट करते थे elapsed टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी हो तो elapsed टाइम को डिवाइड करते थे नंबर ऑफ लाइफ्स के साथ। हमारे पास elapsed टाइम है 18 आवर्स और नंबर ऑफ लाइफ्स कितनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 18 को मैं 3 पे डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा मेरा बेटा? 6 आवर्स। फिर सबसे आसान वे आप ऐसे कैलकुलेट कर लें कि भाई कितनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये इतना सैंपल बचता है 28 वाला, वो 3 हाफ लाइफ। तो 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास हाफ लाइफ कितनी आ गई? 6 आवर्स। आगे की रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर शॉर्टेड इन थिक लेड कंटेनर्स आर स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर्स। इसका मतलब है उसको बचाने के लिए ताकि एनवायरनमेंट में इफेक्ट ना करे। स्टेटमेंट प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड। तो आप क्या करें मेरा बेटा? यूज bombs to keep long distance, use lead gloves, lead suit, and lead glass screen to avoid absorption। जी मेरा बेटा हो गया ये क्वेश्चन मेरे बेटे। यहाँ तक कोई चीज तो समझ में ना आई?